तो नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने लाया हूँ एक नई हिस्ट्री और कोठियाड़ा के जो देवता हैं, केमर के जो देवता हैं, फेंडेश्वर, उनके बारे में। तो राणा भामदेव जी थे केमर के राजा। ये जो लोग थे ये मूलतः तिब्बत से थे, तिब्बत के जो थे नागवंशी राणा थे। तो राणा भामदेव जो हैं उनकी पत्नी सौंप गांव यानी कि जो गोनगढ़ पट्टी है सौंप गांव की थी। तो उनके ससुर जी थे जिनका नाम था बरमुलुदाल। उनकी दो बेटियां जो थी वो राणा भामदेव के साथ विवाह करके आती हैं। उस समय राणा भामदेव केमर के राजा हुआ करते थे। तो उसके बाद क्या होता है कि उनकी जो है जो दोनों पत्नी थी, जयमाला और जोमाला। तो जयमाला के जो हैं उनके होते हैं 9 बेटे और जो माला है इनके होते हैं 3 बेटे। तो अक्सर क्या होता है कि जब वो छोटे होते हैं तो जो छोटी बहन होती है वो जब उनको दूध पिलाते हैं तो जो बड़ी बहन के जो 9 बेटे हैं वो सारा पी जाते हैं। अब बचते हैं छोटे बच्चे, जो छोटी बहन के 3 बच्चे थे। तो होता क्या है कि उनके लिए नहीं बच पाता, कभी कभी होता ही है, इतना बड़ा परिवार है नहीं बच पाता। स्थिति ऐसी आती है कि इसको लगता है, छोटे बहन को जो माला थी उसको लगता है कि अगर मेरी जो बहन है उसके बच्चे बड़े हो गए, आज जब वो दूध नहीं पीने दे रहे हैं तो बाद में राज्य करने देंगे क्या मेरे बच्चों को। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। और एक बार जो छोटी बहन है वो बोलती है कि दीदी अपने बच्चों को मुझे दीजिए, मैं इनको दूध पिलाती हूँ। तो उनके 9 बच्चों को गरम गरम दूध पिलाती है, 9 के 9 बच्चे मर जाते हैं। मन में क्या था कि हमको मेरे बच्चों को जो है वो राज करना है। तो जो बड़ी बहन है जयमाला वो श्राप देती है कि तूने मेरे बच्चों को राज की वजह से मारा, तो मैं तुझे श्राप देती हूँ कि इस गद्दी पर जो भी बैठेगा उसका वंश खत्म हो जाएगा। तो स्थिति ऐसी होती है। लेकिन जो दूसरी बहन थी उसके जो थे 3 बेटा थे। पहले बेटा जो बड़ा बेटा था उसका नाम था पजपाल, दूसरे बेटे का नाम था सोनपाल और जो तीसरा बेटा था उसका नाम था गजपाल। अब ये तीनों बड़े होते हैं और जो पजपाल होते हैं उनके लगभग 7 बेटे होते हैं। जो सोनपाल होता है उनका जो है तब तक कोई बच्चा नहीं हुआ होता है। ये सोनपाल जो थे इनकी पत्नी थी सांकरी की। सांकरी जो महिमा पंवार था, आज भी वो सांकरी में जो महिमा पंवार था वो उनकी बहन थी। और जो छोटा भाई था गजपाल उसका विवाह नहीं हुआ था। अब होता क्या है कि ये तीनों, ये जो बड़ा भाई है पजपाल, वो कहता है कि अब जो है हमको साम्राज्य का बंटवारा कर देना चाहिए। अब साम्राज्य फैला कहाँ तक था, बासर था और गोनगढ़ था और केमर था। ये 3 हिस्से जो थे इनके पास आते हैं। तो यहाँ तक उनका राज्य फैला हुआ था। अब बड़ा भाई पजपाल सोचता है कि नहीं नहीं, साम्राज्य का जो होना चाहिए वो बंटवारा होना चाहिए। तो सोनपाल कहता है ठीक है। लेकिन जो छोटा भाई है गजपाल वो कहता है कि नहीं नहीं, हमको साम्राज्य का बंटवारा न करके हम सबको एक ही साम्राज्य को चलाना चाहिए। बड़ा भाई जो है वो राजा बनेगा। लेकिन बड़ा भाई नहीं मानता है, उसको लगता है कि कहीं बाद में ये मेरी गद्दी ना हड़प ले। तो ये स्थिति ऐसी चलती रहती है। एक समय ऐसा आता है कि जो ये बड़ा भाई है ये साम्राज्य का बंटवारा कर लेता है। पजपाल और सोनपाल में साम्राज्य का बंटवारा होता है, लेकिन जो गजपाल है वो उसके पक्ष में नहीं थे तो साम्राज्य का हिस्सा भी नहीं लेते हैं। अब दो इनको, जो ये पजपाल है इसको केमर और जो अपना जो दूसरी पट्टी है जहाँ उनका मामा का मायका था, मतलब माँ का मायका था गोनगढ़, वो वाला क्षेत्र दिया जाता है। अब इसको 1 दिया जाता है, उसको 2 इसलिए दिया जाता है क्योंकि गढ़वाल में परंपरा है कि जो बड़ा भाई होता है उसको जठाल बोलते हैं, उसको 1 खेत अधिक दिया जाता है। तो उसको एक जो परगना है वो अधिक दिया गया। पाल जो है उसको गोनगढ़ मिला और जो ये पजपाल है इसको बासर और केमर मिला। तो ये बासर और केमल का राजा हो गया। एक टाइम ऐसा है कि इसको लगा कि नहीं नहीं, तीनों मेरे पास ही हो जाना चाहिए था। अब इसके मन में स्वार्थ आ गया और ये क्या करता है, उस राज्य को हड़पने की सोचता है। तो राज्य जब हड़पने की बात आती है तो ये सबसे पहले एक कुछ चक्र चलाता है। ये बालगंगा नदी के किनारे पर एक जगह है, उसको सोनपाल का ताल ही कहते हैं शायद आज तक।
तो वहाँ पर अपने भाई को कहता है कि भाई अपना जो साम्राज्य है, अपने जो राज्य के लोग हैं उनको लाओ, मैं अपने राज्य का के लोग हैं उनको लाता हूँ, और मछली पकड़ने का जो है वो कार्यक्रम करते हैं, जिसके जहाँ के लोग जो हैं ज़्यादा मछलियाँ पकड़ेंगे वो जो हैं विजयी हो जाएंगे। तो जो सोनपाल है वो हाँ कर देता है। लेकिन जैसे ही मछली पकड़ने उस बालगंगा के उस तट पर जो है इस तरफ जो है सोनपाल के सेना और इस तरफ से जो पजपाल है, दोनों भाइयों की सेना आपस में ये मछली पकड़ने का जो कार्यक्रम है इसको तय करते हैं। और जैसे ही सोनपाल मछली पकड़ने के लिए झुकता है, वैसे ही पजपाल अपने भाई की गर्दन काट देता है। अब यहीं पर क्या होता है कि अब गर्दन काट देता है, तो ये बात उनकी पत्नी, जिनका नाम रूपमती था, सांकरी की रहने वाली थी, तो इसलिए शंकरयादय बोरान कहा जाता था। तो सांकरी के रहने वाले शंकरयादय बोरान को जब ये बात पता चलती है तो वो सीधा निकल जाती है कि जिसने अपने भाई को नहीं छोड़ा वो क्या हमें छोड़ेगा। तो वो अपने मायके की तरफ चली जाती, लेकिन वो उसका जो महीना था वो 9वां महीना लगा हुआ था, पेट में बच्चा था। अब जब ये आगे बढ़ते हैं तो ऐसा समय आता है कि वहाँ पर जो अब जैसे ये जा रहे थे तो सांकरी की तरफ, तो एक जगह चिड़ो उडार कहते हैं वहाँ पर, और गेरगढ़ भी है, गेरगढ़ वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पर एक उडार है, उसको चिड़ो उडार कहते हैं। तो वहाँ पर वो रात को बसेरे रहे, रात वहीं पड़ गई थी, उनके साथ दासी भी थी। तो वहाँ पर एक बच्चे का जन्म होता है। अब उस बच्चे का जन्म होता है तो गेरगढ़ में पैदा हुआ, तो गेरपाल उसका नाम पड़ा। तो गेरगढ़ में जब उसका नाम पड़ा तो गेरगढ़ में पैदा हुआ तो गेरपाल नाम हो गया। गेरपाल के बाद अब ऐसा कहते हैं कि वो बच्चा इतना योद्धा था कि उसमें उस जगह पर एक सांप रहता था, चिड़ो कहते हैं उसको। जब वो नदी से पानी पी करके आ रहा था, जैसे ही वो आया तो उसने मुट्ठी से पकड़ा और मार दिया। अब ये कहाँ तक सत्य है इसकी जानकारी हम स्पष्ट किसी स्रोत के माध्यम से सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन पुराने लोग कहते हैं। तो वो उसको मार देता है। मारने के बाद स्थिति क्या आती है कि उसकी माँ को लगता है कि ये भी उन्हीं का खून है, मैं इसको ही यहीं छोड़ देती हूँ, क्योंकि इसके जो ताऊ जी हैं उन्होंने जब अपने भाई को नहीं मारा तो ये पता नहीं क्या करता है। तो दासी ने कहा कि क्या पता ये अपने बाप का बदला ले ले और आपको पालना चाहिए, आप तो माँ हैं। तो आगे चलते तो सांकरी में जो है वो उसका लालन पालन होता है गेरपाल, तब तक उनका नाम गेरपाल ही था। अब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, लेकिन ताकत बहुत ज़्यादा थी क्योंकि वीरों की संतान थी, बड़ों की संतान थी। तो वहाँ पर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। एक समय ऐसा आता है कि जो गेरपाल है वो इतना भयंकर ताकतवर हो गया था कि ऊपर सांकरी के ऊपर जो नलाना का सोड़ है, सोड़ यानी कि मैदान है, वहाँ पर जो बागी यानी कि जो भैंस का बच्चा होता है बेला, वो बहुत ज़्यादा मुराल कहते हैं गढ़वाली में, यानी कि मारने वाला हो गया था। तो आसपास का कोई भी व्यक्ति वहाँ डर के मारे नहीं जा रहा था। अब जैसे इस गेरपाल को पता चलता है कि वहाँ पर जो बागी है वो मुराल लग गया, तो वो जाता है, वो उसको पकड़ता है और वहीं मार करके पीठ पर के रस्सी पर बांध करके उसको लाता है। तो एक सेरा है सांकरे के आसपास, वहाँ पर उस बागी को फेंक देता है, और आज भी उस सेरा का नाम जो है बागी सेरा है, इसको बाघ सेरा भी कहते हैं आज पे। तो बाघ सेरे के बाद वो क्या करता है, वो योद्धा आगे जाता है, और आगे जाने के बाद मेंढू है ऊपर, मेंढू के ऊपर वो लड़ाता है, जो मेंढू को लड़ाता तो वहाँ का नाम मेंढू पड़ता है। ऐसा बहुत सारा काम करता है वो, मतलब एक अद्वितीय योद्धा था। उसके बाद वो टाइम आगे जाता है, आगे बढ़ता है, और दिन पर दिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी ताकतें भी बढ़ने लगती है। उसकी ताकतें इतनी बढ़ती है कि उसको हराना बाद में आसान नहीं होता है। ये समय आता रहता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि ये जो गेरपाल है ये बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, योद्धा जो है दिन प्रतिदिन ताकतवर होता जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि उसके जो घर वाले थे, मतलब वो उसके मामा जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए उससे, उदंडी टाइप का हो गए ना। उसके मामा ने सोचा कि इसको अगर इधर ही रखेंगे तो पता नहीं क्या क्या कर सकता, मार सकते नहीं थे उसको क्योंकि भांजा है। तो प्यार से उसको समझाते हैं कि बेटा तुम्हारा राज्य है, तुम राजा थे, उसका इतिहास बताते हैं, तुम्हारे ताऊ जी ने जो है तुम्हारे पिताजी को इस प्रकार से मारा। तो बोला कोई बात नहीं। तो इनको ले जाते हैं उनके साथ, उनको एक पंडित देते हैं, उसको मान सम्मान के साथ कोठियाड़ा ले जाते हैं। उस समय जो रास्ता था वो यहाँ से लेनी बुडवा से होकर के
छेली और उसके ऊपर जो ये कांगड़ा वाला रूट है वहाँ से कोठियाड़ा जाना था। तो अब कोठियाड़ा के पास जो है वो बर्त लगा देते हैं। बर्त मतलब उस समय एक रस्सी होती थी, उस रस्सी के माध्यम से वो नीचे जाना था मतलब। तो वो सूचना पहुंचाते हैं कि जो है अपने ताऊ को कि ऐसा बोलो कि जो सोनपाल का बेटा गेरपाल जो है आज आपके सामने आने वाला है। तो उसके ताऊ जी भी सोचते हैं कि गेरपाल इतना बड़ा हो गया है, तैयार हो जाते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, चलो जो पहले हो गया। अब ऐसा काम करते हैं कि इसका स्वागत करते हैं। लेकिन स्वागत तो था, लेकिन उस स्वागत के पीछे थी एक बहुत बड़ी साजिश। वो साजिश है जो गेरपाल को भी मारना चाहती थी। अब मारना चाहती थी तो गेरपाल ने बोला ठीक है, लेकिन गेरपाल यहाँ से जो उसके मामा जो भीमा पंवार थे उन्होंने उसको सोच समझ करके भेजा हुआ था। आगे बढ़ते हैं, ऐसी स्थिति आती है और एक समय ऐसा आता है कि वहाँ पर जो राणा भामदेव जो वहाँ पर जो गेरपाल थे वो जाते हैं, स्वागत करते हैं उसके ताऊ जी केमर में। और फिर एक समय ऐसा आता है कि गेरपाल अपने ताऊ जी औरों को बोलता है कि जो भतूड़ी का सेहरा है वहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर है उनकी ज़मीन में, तो उस पत्थर को सभी उठाते हैं और नदी से मतलब खेत से जो है किनारे कर लेते हैं। ऐसा ही होता है। उसके जो 7 भाई हैं, अब गेरपाल में ताकत बहुत ज़्यादा थी, वो 7 भाई उसको उठाने पे लगे तो उठे नहीं। गेरपाल अगर ताकत लगाए तो गेरपाल अकेला उठा पाए उसको। तो गेरपाल ने कहा कि मैं इसको सब बल से उठा रहा हूँ, तुम ऐसा काम करो इसके नीचे पत्थर रखो। जो 7 भाई थे उनको बोलता है, तो वो कहते हैं कि ठीक है। तो बड़ा बड़ा पत्थर रखो। जैसे वो उठाता है बोला और आगे, तो वो थोड़ा और आगे रखते हैं, बोला और आगे, फिर और आगे रखते हैं, बोला और आगे, फिर और आगे रखते हैं। और जैसे सातों के सातों भाई उसके नीचे आ जाते हैं तो वो जो गेरपाल है ऊपर से पत्थर छोड़ देता है और सातों के सातों भाई वहाँ पे खत्म हो जाते हैं। यानी कि ताऊ का साम्राज्य खत्म। अब गेरपाल अपने ताऊ को मार करके वहाँ पे राजा बनता है। तो राजा बनने के बाद वो क्या करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारा जो है बहुत टाइम तक वो राजा रहते हैं। बासर अब गोनगढ़ और ये बासर गोनगढ़ और केमर जो है वो गेरपाल के अंडर में आ गए। उससे पहले जब वो जाता है तो वो अपने भाई को इसलिए मारता है क्योंकि उसकी जो ताई है उसको प्रसाद देती है खाने को, तो उस प्रसाद में वो जहर मिला देते हैं। तो वो जब जहर मिलाते हैं तो अब उसका क्या आदत होती है कि सामने कुत्ता आ जाता है तो कुत्ते को प्रसाद खिला देते हैं। जब कुत्ते को वो प्रसाद खिला देता है तो कुत्ता खाते खाते मर जाता है। तो उसको लगता है अच्छा तो मेरे प्रति जो है षड्यंत्र रचा जा रहा है। तब वो अपने भाइयों को भतुड़ी के सेरे में ले जाता है और उनको पत्थर उठाने के लिए कहता है। वो उसके नीचे जाते हैं और ऊपर से छोड़ करके वो सारे भाई मार देते हैं, सारे भाइयों को वो मार देता है। तो ऐसी स्थिति आती है। तब जब ये सब साम्राज्य खत्म हो गया, सब मतलब कि अपने ताऊ जी से बदला ले लिया, सब कुछ हो गया, लास्ट में क्या होता है कि उसको आत्मग्लानि होती है कि यार मैंने जो है अपने कुल का वध किया है, मैं जो हूँ पापी हूँ। और लेकिन शिव का भक्त भी था। अब जो फेंडेश्वर जो है वो महादेव का मंदिर है मूल रूप से। तो फेंडा एक प्रकार का हथियार होता है, तलवार जैसे होता है, इस प्रकार का हथियार होता है। तो वो एक फेंडा बनवाता है और फेंडा बनवाने के बाद वैसे बहुत सारे लोगों को ज़मीन दान देता है वहाँ पर। तो फेंडा बनाने के बाद क्या करता है, उस फेंडे को ऊपर फेंकता है और बोलता है कि भगवान यदि मैंने पाप किए हैं तो मेरी गर्दन नहीं कटेगी और पाप किए हैं तो मेरी गर्दन कट जाएगी। तो ऐसा फेंडा ऊपर गिरता है तो जैसे वो फेंडा नीचे आता है तो उसकी गर्दन कट जाती है। तो भगवान से उस पर प्रसन्न होते हैं, उसको वरदान देते हैं कि आज से जो है मेरा स्थान जो है तेरे नाम से जाना जाएगा। और वही गेरपाल आज के टाइम पे फेंडेश्वर के नाम से जाना जाता है। फेंडेश्वर वो है बगल में महादेव है, इसलिए उस स्थान को फेंडेश्वर महादेव के नाम से कहा जाता है। ये जो घटना है वो 1334 की है। वो 1334 जो है विक्रमी संवत। लेकिन जब हम इतिहास को देखें तो इतिहास में थोड़ा सा मतभेद है, क्योंकि पंवार वंश का वो एक शासक था सोनपाल, जो भिलंग का उस समय राजा था, जो चांदपुर गढ़ी से उधर आया था भिलंग में और उसका साम्राज्य स्थापित होता है। ये कार्यकाल भी उसका ही है। लेकिन मैं इस यहाँ पर मतभेद इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो लोग थे वो राणा थे, लेकिन इनके जो पिताजी हैं या चाचा जी हैं या ताऊ जी हैं उनके नाम के आगे पाल लगता है। पाल अक्सर पंवारों के आगे लगता था। तो हम जब ये कहते हैं उत्तराखंड के इतिहास में देखते हैं तो महीपत शाह से पहले जितने भी शासक हुए बाद में उन सब के उनसे पहले महीपत शाह से पहले जितने भी शासक हुए हैं गढ़वाल में, उन सब के नाम के आगे जो है पाल लगता था। तो
और जो ये सोनपाल था, उस समय इतिहास में हिमालयन गजेटियर में एडकिंसन ने भी उल्लेख किया है कि 1334 में भिलंग में जो था वो सोनपाल का राज था। तो यहाँ पर थोड़ा मतभेद हो जाता है कि सोनपाल गेरपाल का पिता था या फिर उसका मामा था। यहाँ पर थोड़ा सा मतभेद है। ये ऐतिहासिक स्रोत जो है वो ना के बराबर हैं, लेकिन वो अवशेष जो हैं आज भी बचे हुए हैं। इसलिए जो है हम ये पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि वास्तव में वो पाल थे या फिर राणा थे, या फिर ये तो खैर गेरपाल तो राणा थे, लेकिन ये सोनपाल कोई दूसरा था या फिर यह अलग से था। ये सोनपाल या कोई अलग से था या फिर इसी वंश का था, ये तय कर पाना आज के टाइम पे थोड़ा कठिन हो रहा है, क्योंकि ऐतिहासिक साक्ष्यों का अभाव है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी स्टोरी राजा गेरपाल या फिर सोनपाल या फिर या गजपाल या पचपाल के, और भिलंग बासर और केमर से संबंधित जो है ये हिस्ट्री आपके समक्ष प्रस्तुत की। तो धन्यवाद, नमस्कार।